तो क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम शुरू कर रहे हैं आज थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू तो किया था बट हमने उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था। आज हम उसको पूरा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सबसे बड़ी लिमिटेशन जो हमारे फर्स्ट लॉ की थी वो ये थी कि वो किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, आप उसको करके देखो। प्रोसेस को करके देखो। अब अगर तो वो हो गया तो वो फिजिबल है ना। इफ इट कैन बी डन इट इज फिजिबल। इफ इट कैन बी डन तो वो क्या हो गया, फिजिबल। एंड इफ इट कैन नॉट बी डन तो वो क्या हो गया, नॉन फिजिबल। बट अगर मुझे पता लगा कि वो प्रोसेस नॉन फिजिबल है और मैं उसको करता गया, तो मेरे लिए टाइम प्लस मनी प्लस एनर्जी, ये तीन चीजें जो है वो लार्ज अमाउंट में वेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए साइंस में दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो अगर तो वो प्रोसेस नॉन फिजिबल है, वो नहीं होगा, तो टाइम, एनर्जी एंड मनी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए साइंस में हम दो चीजें करते हैं, वन इज थ्योरी एंड अनदर इज व्हाट, प्रैक्टिकल। तो बिफोर डूइंग प्रैक्टिकल वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर आवर थ्योरी। तो आप देखा होगा नासा भी तो पहले पूरा थ्योरी वर्क करता है, तब जाके वो एक सैटेलाइट को लॉन्च करता है। ये थोड़ा ना कि सैटेलाइट को लॉन्च कर लो और बाद में जाके आप उसके ऊपर थ्योरी लिखना शुरू करो। So let us sit down and figure out theoretically कि क्या वो प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता, जिसकी वजह से हमको कोई और बेटर वे पता लगाना पड़ेगा कि कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है। अगर वो फिजिबल है तो किस कंडीशन पर है और क्यों है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, क्या ऐसा पॉसिबल है? पता लगा मैंने इसको करने के लिए 10 साल लगा दिए और फाइनली मैं हार के बोला कि भाई अब पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली इन चीजों को करने से बेटर है कि मैं पहले लैब क्या कहते हैं, मैं अपने रूम के अंदर उसके पीछे पूरी थ्योरी बना दूं और फिर उसको प्रूव करूं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, और इस चीज को थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करना शुरू किया, जिसके बिहाफ पर हमने हमारा सेकंड लॉ बनाया, और वो नया कॉन्सेप्ट था स्पॉन्टेनिटी का, जिसके अंदर हम दो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पढ़ते हैं, एक एंट्रोपी और दूसरा क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो लेट अस सी कि कॉन्सेप्ट स्पॉन्टेनिटी का क्या होता है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पर टेक प्लेस करे, एंड अगर उसको इनिशिएशन की जरूरत है
तो आप कर दीजिए, अगर वो अपने आप हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है बेटा, वो प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिजिबल होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जहां पे नो इनिशिएशन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल जहां पे नो इनिशिएशन। आपके पास एक टैंक ऊपर है, एक टैंक नीचे है, आप इसका नोजल ओपन कर दें, अपने आप बेटा टैंक ऊपर से नीचे पानी गिराएगा। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ नो इनिशिएशन नीडेड। तो ऑलवेज वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, वाटर या रिवर flows from top to bottom. Let us take up an example of initiation required. Combustion of fuel. Initiation required मतलब combustion of fuel. तो इनिशिएशन जहां पे हमें रिक्वायर्ड है उसका एग्जाम्पल हो जाता है कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो आप इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशिएशन यहां पे क्या होगा बेटा, स्पार्क। स्पार्क होगा तभी तो फ्यूल का क्या हो जाएगा, कंबशन। तो ये हमारे दोनों ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं जो हाईली क्या होते हैं, फिजिबल। जो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है वो है ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ये एक ओवरऑल टेंडेंसी होती है किसी भी प्रोसेस को अपने आप टेक प्लेस करने की, जो एक प्रोसेस को क्या बनाता है, स्पॉन्टेनियस बनाता है। मैं आपको बेटा इसका बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम टाइम चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, या आपके स्कूल में एग्जाम्स 1 वीक के अंदर शुरू होने वाले हैं और आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। ठीक है, एंड आपको उस बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया है। अब इसकी परमिशन आपको पेरेंट्स से लेनी है। एग्जाम्स पास आने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट सर के ऊपर है और आप बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हैं। इस परमिशन को लेने के लिए आपको, हम कहते हैं कि आपके अंतरात्मा, आपके मन से एक आवाज आएगी, अरे रहने दे, मत पूछ, फंस जाएगा, डांट पड़ जाएगी। बेटा ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स आपको मना कर रहा है कि ऐसे मत करो। इसको एक्चुअली में हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स, जो किसी काम करने के लिए मना करता है। तो ये अंतरात्मा क्या कहेगी, बेटा ये सही टाइम नहीं है सर, पापा से या मम्मा से बात करने का कि बर्थडे पार्टी में जाना है। इज दैट क्लियर? लेकिन आपके एग्जाम्स हो गए खत्म, आपका रिजल्ट भी आ गया अच्छा, और अब आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, आपने उस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन आपको परमिशन चाहिए मम्मा पापा से। आपके मन से आवाज आएगी, जाओ पूछो, पूछने में क्या है, हर चीज तो आपने अच्छी करी है, गो, स्टैंड अप, यू कैन डू इट, यस गो। बेटा इसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स हमेशा किसी चीज के लिए आपको आगे बढ़ाएगा, और अगर कोई फोर्स एक प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है बेटा, उसे कहते हैं अपोजिंग फोर्स। जो भी प्रोसेसेस होते हैं या होंगे, इसका बेटा मतलब ये होता है कि उसका ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, क्योंकि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो होगा ही होगा। और हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस डायरेक्शन में भागता है जहां पे एनर्जी मिनिमम होती है। डायरेक्शन ऑफ
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सर क्या होती है? जहां एनर्जी क्या हो जाए बेटा? मिनिमम हो जाए। इसीलिए ज्यादातर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक। पर जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ही स्पॉन्टेनियस होगा। कहते हैं अ स्टोन लाइंग ऑन द हाइट टेंड्स टू फॉल नीचे की तरफ क्योंकि इट वांट्स टू अटेन लो पोटेंशियल एनर्जी। वाटर हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। तो ये सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और जब ये प्रोसेस होते हैं तो ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है इनकी। कहते लेकिन ऐसे भी बड़े सारे प्रोसेस हैं जो एंडोथर्मिक है या फिर उनके लिए इंथैल्पी चेंज जीरो है पर फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। जैसे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्स होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, इंथैल्पी चेंज जीरो है। ये दोनों प्रोसेसेस जो है जो अभी हमने देखे हमारे सामने हैं, ये दोनों प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इसमें से एक एंडोथर्मिक है और इसमें से एक की इंथैल्पी चेंज जो है वो क्या है? जीरो है। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए नॉट नेसेसरी के प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, ये कंडीशन जरूरी नहीं होती। राइट? तो किसी भी कंडीशन की फॉर्म के अंदर प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। तो अबव टू एग्जांपल्स प्रूव करते हैं लोअरिंग द इंथैल्पी या एनर्जी अकेला एक रीजन नहीं है, तो हमको एक नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी चाहिए जो मिलकर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाती है और वो क्या होती है बेटा? एंट्रोपी। यहां से हमने लास्ट क्लास में किया था और अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना एंट्रोपी क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रैंडमनेस या डिसऑर्डर क्या होता है। बेटा रैंडमनेस या डिसऑर्डर जो होता है वो मूवमेंट को कहते हैं। अगर मूवमेंट्स ज्यादा है तो डिसऑर्डर ज्यादा है और कहा जाता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो उसी डायरेक्शन में चलते हैं जहां पर डिसऑर्डर सिस्टम का क्या करे? इंक्रीज करे। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ये नेचर का लॉ है कि आप चीजों को जितना मर्जी ऑर्डर कर लो डिसऑर्डर जरूर आएगा। आप डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। बेटा ये टाइम की खास बात है, टाइम की स्पेशलिटी है कि डिसऑर्डर आएगा। टाइम भागता ही उस डायरेक्शन में है कि जिस डायरेक्शन में डिसऑर्डर क्या करे बेटा? इंक्रीज करे। ये टाइम की प्रॉपर्टी है। तभी तो बेटा टाइम को हम बैक नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम टाइम को बैक ले जाएंगे तो वो तो चीजों को ऑर्डर कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी हमारी केमिस्ट्री क्लास चल रही है और सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने सब बच्चों को ऑर्डर में रख दिया, लेकिन टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो बेटा उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन। सब लोग क्लास बंद करेंगे, कोई यहां चला गया, कोई वहां चला गया, कोई ऐसे चला गया, कोई वैसे चला गया। इन सब चीजों का बेटा मतलब क्या है? इन सब चीजों का मतलब है कि मूवमेंट बढ़ रही है और जब जब मूवमेंट बढ़ेगी
डिसऑर्डर बढ़ेगा। आज से 400, 500 या 1000 साल पहले अर्थ के ऊपर नंबर ऑफ स्पीशीज या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग्स बहुत कम थे, लेकिन समय के साथ 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 बेटा ये नंबर ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट बढ़ रही है। अगर मूवमेंट बढ़ेगी, नंबर इंक्रीज करेगा, तो बेटा डिसऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो अर्थ is moving towards more disordered state. In fact, everything is moving towards disorder. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बड़ी ऑर्डर्ड है, तो बेटा टाइम जो है वो कहाँ पे जा रहा है? डिसऑर्डर पे जा रहा है। अगर किसी इंसान को लगता है कि उसकी लाइफ बड़ी डिसऑर्डर्ड है, तो बेटा अभी भी टाइम जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? डिसऑर्डर की टाइम में जा रहा है। हम इसको कंट्रोल या रोक नहीं सकते। हम टाइम को स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो जो प्रोसेस हमारे सामने हो रहे हैं, स्पेशली नेचुरल प्रोसेस, वो सारे स्पॉन्टेनियस है, और उन सब प्रोसेस की वजह से डिसऑर्डर बढ़ रहा है। पहले इतने अर्थक्वेक या सुनामीज या तूफान या साइक्लोन्स, फ्लड्स नहीं आते थे। धीरे धीरे इनका नंबर, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सर क्यों? क्योंकि डिसऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। तो आप इनको कंट्रोल या स्टॉप नहीं कर सकते। दो गैसेस को अगर आप लोगे तो वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो गैसेस उनको आप मिक्स करो और वो मिक्स ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो अलग अलग गैसेस को जब आप एक कंटेनर में डालोगे तो वो अपने आप मिक्स होंगी। क्यों? क्योंकि मिक्स होने पर मूवमेंट बढ़ती है, डिसऑर्डर बढ़ता है। इस वजह से ये प्रोसेसेस जो है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस जो है बेटा, वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम पढ़ते हैं एंट्रोपी क्या होती है। कहते हैं एंट्रोपी एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जो इस डिसऑर्डर को मेजर करती है कि कोई प्रोसेस आप जो कर रहे हैं वो कितना डिसऑर्डर बढ़ा देगा हमारा सिस्टम का, उसे कहते हैं बेटा एंट्रोपी। इसके यूनिट क्या होते हैं? जूल पर केल्विन। तो हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस। तो एंट्रोपी से हम किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर जो है या रैंडमनेस जो है वो क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसके यूनिट क्या होते हैं? जूल पर केल्विन। सर कैसे मेजर करते हैं एंट्रोपी? बेटा एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से सिंबलाइज करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। फाइनल एंट्रोपी किसकी? प्रोडक्ट की। इनिशियल एंट्रोपी किसकी? रिएक्टेंट की। अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्वी पर उसका एंट्रोपी चेंज जो है वो किस फॉर्मूले से लिखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू हीट सप्लाइड और रिमूव्ड फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कितनी हीट आप उसको दे रहे हो या कितनी हीट आप उससे ले रहे हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वो ऐसे निकालते हैं। कहते हैं जहां पे Q रिवर्सिबल क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब जब प्रोसेस को हम कैरी करते हैं रिवर्सिबली और आइसोथर्मली, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसीलिए एंट्रोपी चेंज किसी प्रोसेस में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी
हीट उसने एब्जॉर्ब करी है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर उसने उसको हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। तो दो डेफिनेशंस हमारे पास एंट्रोपी चेंज की बन जाती है। प्लस एंट्रोपी चेंज अगर आपको पता लगाना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, to identify whether the process is spontaneous or not, the process is spontaneous or not, हमको क्या निकालना पड़ता है बेटा, एंट्रोपी चेंज किसका, यूनिवर्स का। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकाले बिना आप नहीं बता सकते कि कोई भी प्रोसेस जो आप कर रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। और अगर आपको यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उस सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना है और उसकी वजह से सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या है। मतलब जो आप अपने घर के अंदर या अपने लैब में एंट्रोप जो 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 प्रोसेस कैरी कर रहे हो वो हमारा सिस्टम हो गया। तो जो आपने प्रोसेस कैरी किया उससे आपके सिस्टम आपके प्रोसेस की एंट्रोपी कम हो गई कि ज्यादा हो गई, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कम हुई है कि ज्यादा हुई है, और जब उन दोनों को आप ऐड करोगे तो जाके आपके पास एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का आएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। सर वो कैसे, अगर ये एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का पॉजिटिव वैल्यू आती है तो बेटा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो प्रोसेस इक्वी पर होता है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस जो है बेटा वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं दोबारा बता दूं आपको बेटा, नाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि बेटा ये सारी थ्योरी है। सर वो कैसे, बेटा सिस्टम की तो मैं एंट्रोपी निकाल लूंगा, मुझे पता है कि मैं देख लूंगा, लेकिन सराउंडिंग की तो बेटा कोई बाउंड्री नहीं है। अगर यूनिवर्स को मैं ले रहा हूं तो यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग की तो मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा आपने जो घर में अपने पानी बॉईल किया है, आपने अपने घर में पानी बॉईल किया, इसे कहते हैं बेटा सिस्टम। और बॉईल करने से पानी की एंट्रोपी, डिसऑर्डर, मूवमेंट, रैंडमनेस बढ़ता है। तो आपने सिस्टम का तो डिसऑर्डर बढ़ा दिया, लेकिन इसकी वजह से सराउंडिंग में, अमेरिका में, मार्स पे, जुपिटर में क्या चेंज आए, क्या बदलाव आए, वो तो हमारे निकालने की बस की ही नहीं है। लेकिन दोनों वैल्यूज निकलेंगी तो ही जाके बेटा यूनिवर्स की एंट्रोपी पता चलेगी, और यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज आएगी तो ही तो पता चलेगा बेटा कि प्रोसेस जो मैंने किया अपने घर के अंदर या लैब के अंदर वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है कि इक्वी पर है। आई होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर। तो कहता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया एंट्रोपी चेंज पूरी यूनिवर्स का क्या होना चाहिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बराबर, जो 0 से ज्यादा होगा
तभी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का बढ़ना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का जीरो से ज्यादा है मतलब वो पॉजिटिव है, वो स्पॉन्टेनियस है। अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का प्रोसेस आपने जो किया उसके बाद वैल्यू जीरो आती है यूनिवर्स की, प्रोसेस इक्वी पर है। और अगर वो नेगेटिव में आ रहा है, जीरो से कम है, तो प्रोसेस बेटा क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। तो आपको इसमें से जो कॉपी करना हो वो आप कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज करती है जब भी कोई भी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या चेंज होता है। सर क्या मतलब? बेटा दिल्ली में आज बारिश हो गई, बेटा बारिश एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसका मतलब है दिल्ली की एंट्रोपी जो है वो बढ़ गई पहले से। 2 दिन के बाद और बारिश हो गई और बढ़ गई एंट्रोपी, 3 दिन के बाद या 6 महीने के बाद और बढ़ गई और हो गई एंट्रोपी। तो बेटा जब जब कोई नेचुरल प्रोसेस होगा एंट्रोपी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अब देखो बेटा जरूरी नहीं है कि बारिश दिल्ली में ही हो, और भी तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जगहें हैं, कंट्रीज हैं जहां पे बारिश होती है। तो हर बार कहीं ना कोई एंट्रोपी जो है वो हमारे अर्थ की इंक्रीज करवाता ही जा रहा है, डायरेक्टली कह लो या फिर इनडायरेक्टली कह लो, क्योंकि रोज बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। और सिंस बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं तो बहुत सारी एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका एक और भी वर्जन है, कहता है एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स तो कंजर्व्ड है लेकिन एंट्रोपी जो है वो यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज करती रहेगी। इसका एक और भी वर्जन है, टाइम की डायरेक्शन ही क्या है, एंट्रोपी चेंज क्या करे, इंक्रीज, और इंथैल्पी चेंज क्या करे, डिक्रीज। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो होता है वो डिसऑर्डर क्या करता है, इंक्रीज, और अपने आप को कम एनर्जी में लाना चाहता है, इसलिए वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, पर हम जानते हैं कि बेटा कुछ केसेस के अंदर इंथैल्पी चेंज जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो आप जिस मर्जी चीज को जितना मर्जी ऑर्डर में रख लो, डिसऑर्डर आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी कर लो। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, पीपल से प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दो, बैन कर दो, बैन कर दो। ओके फाइन, क्योंकि वो ये ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, वैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आज हम प्लास्टिक बैग्स को बैन करते थे, नो प्रॉब्लम, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन नहीं है। प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाएंगे तो बेटा कोई और चीज आ जाएगी जो 50 या 100 साल के बाद फिर इन्वायरमेंटल इशू बन जाएगी। उसको भी अगर हम बैन कर देंगे, 50-100 साल के बाद कोई और चीज आ जाएगी जो डिसऑर्डर इंक्रीज कर जाएगी। तभी आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऐसी चीजों के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते कि हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं, हम एक मार्च निकाल रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं कि चीजों को सॉल्यूशन लाओ, हमें सॉल्यूशन चाहिए। वो सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम इसको बंद कर देते हैं, आज हम ऐसे करते हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। अब
एक और बड़ा मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि आपने देखा पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में इस टाइम पर दिल्ली का पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। यस नो? यस सर। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या निकला? इसका सोल्यूशन तो है ही नहीं कोई। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम क्रैकर्स को बैन कर देते हैं। अभी हमने क्रैकर्स को बैन कर दिया, 2-3 सालों से दिवाली में क्रैकर्स नहीं चलते। क्या पोल्यूशन कम हो गया? नो सर। तो ये सोल्यूशन नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम जब रेड लाइट पे जाएंगे तो हम कार को स्टॉप कर देंगे, हम उसको बंद कर देंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा? नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन वो है कि पोल्यूशन का कॉज क्या है उसको देखो ना। पोल्यूशन का कॉज क्या है? अनवांटेड वेस्ट जो फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जलाते हैं, उसका जो डस्ट है वो दिल्ली में आ जाता है क्योंकि विंड की डायरेक्शन ऐसी होती है। दिस इज द प्रॉब्लम। इसका सलूशन चाहिए। गाड़ी बंद करने से या क्रैकर्स एक्सप्लोड करने से ना करने से दिल्ली का पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। उसका सलूशन जब तक नहीं निकलेगा ये पोल्यूशन बंद नहीं होगा। और नोइंग द फैक्ट कि कॉज क्या है पोल्यूशन का, लेकिन इनके पास सलूशन नहीं है उसका, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दे आर पॉलिटिशियंस। दे विल नेवर अलाउ साइंटिस्ट टू टेक ओवर into such kind of things जो सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देयर आर मेनी। उन सब फार्मर्स का जो अनवांटेड वेस्ट है उसको हम इकट्ठा करके किसी और जगह पे, किसी और फैक्ट्री पे ले जाते हैं और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इनटू समथिंग न्यू मटेरियल। हम वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट आती है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हम बनाते हैं जो हमारे इंडिया में बने हुए हैं, कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो इन्हीं अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स को डिग्रेड कर देगा इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये सबसे सही तरीका होता है, इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। कॉम्प्लेक्स चीजें पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, लेकिन अगर हम उनको डिकम्पोज कर दें, डिग्रेड करके सिंपल फॉर्म्स में बदल दें, तो बेटा वो पोल्यूशन कॉज नहीं करती। ये सोल्यूशन है। हम फार्मर को ये नहीं कह सकते कि आप अपने फार्म्स में वीट ग्रो करना बंद कर दो क्योंकि आप जब उसको जलाते हो तो हमारे दिल्ली में पोल्यूशन आए। नो, फार्मर्स की प्रॉब्लम सबसे पहले सुनी जानी चाहिए। उनका जो वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है रोज, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है हमारे घरों से। वो अलग बात है कि वो आगे जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, राइट? बट ऐसे ही कुछ सिचुएशंस होनी चाहिए कि उस पूरे वेस्ट का डिस्पोजल सही होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ और प्रोबेबली आगे आने वाले 10-15 सालों में भी मुझे नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट कोई अलग है, दिल्ली गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो बेटा इनकी ट्यूनिंग्स जो है वो मैच नहीं करती, इनकी ईगोज मैच नहीं करती, जिनकी वजह से ये एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते। और प्रॉब्लम ये लोग हैं, प्रॉब्लम पोल्यूशन नहीं है। वो तो बड़ी जल्दी बहुत पहले से ही सॉल्व हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये लोग हैं जो उसको सॉल्व नहीं करना चाहते।
तो हमको हमेशा जो मेन कॉज है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, रादर देन ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इनसे पोल्यूशन कम नहीं होगा। आज जितने भी स्टेप उठाए हैं या कोई भी गवर्नमेंट उठाती है, नॉट डूइंग दैट कॉज एंड डूइंग समथिंग एल्स, पोल्यूशन नहीं कम होगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, अगले साल देख लेना सेम प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी, 2 साल के बाद 3 साल के बाद सेम प्रॉब्लम रहेगी, और ये इंक्रीज करेगी क्योंकि टाइम इंक्रीज कर रहा है ना, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि टाइम उस जगह बढ़ता जा रहा है ताकि ये डिसऑर्डर समय के साथ इंक्रीज ही करेगा, कम नहीं होगा। इनफैक्ट अनदर एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। पिछले 50 सालों में अगर हम देखें तो विद टाइम नए नए वायरसेस आ रहे हैं। अब वो बनाए जा रहे हैं या बन गए हैं, दैट इज सेकेंडरी, और उनकी वजह से डिजीजेस भी ज्यादा स्प्रेड हो रही हैं। तो कोरोना वायरस इज वन वेरी अच्छा एग्जाम्पल ऑफ दिस। उसने पूरे वर्ल्ड में क्या क्रिएट किया है? क्या वो पूरे वर्ल्ड को ऑर्डर में ले आया? कोरोना वायरस जब पूरे वर्ल्ड में फैला तो क्या वो पूरे वर्ल्ड को ऑर्डर में ले आया? नो, वो पूरे वर्ल्ड को, पूरी इकोनॉमी को, हर कंट्री की ऑलमोस्ट कहां ले आया? डिसऑर्डर में ले आया। और ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता है, और मैं आपको बता दूं ऐसा ही आगे भी होगा। अगर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा तो कोई और टाइप का डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई इकोनॉमिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई सोशल डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। ये चीजें रुक नहीं सकती, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हम मानते हैं, चलो हमने कह दिया कि डेंगू और मलेरिया खत्म हो गया, उन्होंने कहा, हमने सुन लिया और हमने मान लिया कि हमारे दिल्ली से अब देखो डेंगू के और मलेरिया केसेस नहीं आ रहे, हमने मान लिया, ओके। तो कोई और केसेस आएंगे, जब आप उसको हटा दोगे तो कोई और केसेस आ जाएंगे, क्योंकि टाइम की प्रॉपर्टी ही यही है, उसका काम है डिसऑर्डर क्रिएट करना। बहुत सारी ऐसी मूवीज भी हैं जहां पे वो बताते हैं, हालांकि वो स्पेसिफाई नहीं करते, पर वो बताते हैं कि दीज आर द पीपल हु आर सपोज टू क्रिएट डिसऑर्डर, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर। सो डिसऑर्डर हम करें एक अलग चीज है, पर नेचर ने तो डिसऑर्डर क्रिएट करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हम बड़ा खतरनाक लॉ भी मानते हैं। तो नन ऑफ द स्टेप्स टेकन सो फार for the past 50 years by any of the NGOs and society are good enough to reduce problems. They are not. हो सकता है दिल्ली में हो गई प्रॉब्लम रिड्यूस, लेकिन वो किसी और स्टेट में इंक्रीज कर जाएगी। ओवरऑल बेटा हमें तो यूनिवर्स चाहिए ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्स। हमारे लिए हमारी दुनिया कौन है? अर्थ। हमने ओवरऑल देखना होता है कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक जगह पे कम हो गया क्या फर्क पड़ता है, पर दूसरी जगह में वो ज्यादा हो जाएगा, तीसरी जगह में और ज्यादा हो जाएगा, तो डिसऑर्डर क्रिएट होगा ही होगा। तो लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी डिसऑर्डर। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप कितना ले रहे हो, उतने ही सिस्टम के अंदर ये डिसऑर्डर क्रिएट करेगी। ये एक स्टेट फंक्शन है और ये डिपेंड करता है कुछ स्टेट वेरिएबल्स पे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स। दस चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल।
एंट्रोपी चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप अगर वन स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हो, कैसे ले जाते हो? तो अगर आप एंट्रोपी चेंज शो करते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कैसे होता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होता है? जीरो, क्योंकि हम जहां से शुरू करते हैं वहीं पर वापस आ जाते हैं। यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज। और किसी पर्टिकुलर सिस्टम या सराउंडिंग के लिए अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना हो, तो अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज जीरो आ रही है ओवरऑल फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब है जितना एंट्रोपी चेंज सिस्टम का हुआ है, सराउंडिंग में उसका ऑपोजिट साइन होगा। अगर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, सराउंडिंग की डिक्रीज करेगी। अगर सिस्टम की डिक्रीज कर रही है तो सराउंडिंग की इंक्रीज करेगी। लेकिन किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो से ज्यादा होती है। दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज एंट्रोपी का इंक्रीज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं बेटा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। Natural processes are irreversible processes. सर एग्जाम्पल देना बेटा, irreversible processes। बेटा अगर बारिश हो गई तो हम पानी को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखते हैं, क्या हम उस पानी को नीचे से ऊपर फेंक सकते हैं? नो, इट इज इरिवर्सिबल। कोई फ्लड आ गया, कोई तूफान आ गया, है ना, तो क्या हम उसको वापस भेज सकते हैं या रोक सकते हैं? आंसर इज नो। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो क्या है? इरिवर्सिबल। इस वजह से वो हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे। ये है हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल 9। क्या कहता है? कहते हैं एंट्रोपी बताओ ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि एंट्रोपी इन प्रोसेसेस के अंदर ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है। पहला, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। बेटा अगर लिक्विड से आप कहां जा रहे हैं? सॉलिड, तो बेटा मूवमेंट कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। अगर मूवमेंट कम हो रही है तो एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी क्या होगी? डिसऑर्डर क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। तो एंट्रोपी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। कहता है टेम्परेचर एक सॉलिड का इंक्रीज किया गया 0 to 1500। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मूवमेंट इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है। इसीलिए एंट्रोपी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ध्यान से देखो, मेरे पास थर्ड पार्ट में एक सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन वो बाद में टूट के एक सॉलिड सब्सटेंस दे रहा है, एक गैस दे रहा है और ये भी गैस दे रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं सर। अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होगा तो मूवमेंट भी ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। अब जरा देखो, एक मॉलिक्यूल
टूटकर 2 एटम्स दे रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो नंबर इंक्रीज करेगा तो मूवमेंट भी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। याद रखना, एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस की होती है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड के अंदर। याद रखना, एंट्रोपी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसी सॉलिड के अंदर। तो फटाफट ये आंसर्स कॉपी कर लीजिए। तो ये इसके आंसर्स हैं, हालांकि हमने उसको डिस्कस कर ही लिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आयरन का सॉलिड को आपने ऑक्सीडाइज करके सॉलिड फेरिक ऑक्साइड बना लिया। कहता है एंट्रोपी चेंज इसका इतना है, तो इसका एंट्रोपी चेंज कितना बता रहे हैं, -549.54 जूल पर केल्विन, किस टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, मतलब इसकी एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है, मतलब वो कह रहा है, कहना चाहते हैं कि डिसऑर्डर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहते हैं व्हाई इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और उन्होंने इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज दे रखा है जो इतना है। ठीक है, इन्होंने इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज दे रखा है, जो वैल्यू जो है वो कितनी है, वो इतनी है। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर किसी के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आपको यूनिवर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या होता है, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज उन्होंने हमें दे रखा है -549.4 जूल। एक बार पीछे वैल्यू देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। ये रहा -549.4 जूल पर केल्विन। अब रही बात, आपको क्या निकालना है, सराउंडिंग की एंट्रोपी। देयरफॉर एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का, ठीक है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे निकालते हैं, Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। सिंस एंट्रोपी चेंज सिस्टम का विल बी नेगेटिव ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम में जो कम होगा सराउंडिंग में वो ऐड हो जाएगा, तो इसके सामने हमने ये नेगेटिव साइन लगा दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमको क्या निकालना होता है, एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज किसका बेटा, सराउंडिंग का। सिस्टम की वैल्यू वो कह रहे हैं -549.4 जूल है, फिर भी वो कह रहे हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्यों बेटा, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इफ process is spontaneous, if process is spontaneous,
तो जरूर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या आएगा, पॉजिटिव। सिस्टम की एंट्रोपी चेंज की वैल्यू देखकर आप जज नहीं कर सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो सिस्टम की वैल्यू जो है वो हमें यहां पे दे रखी है। रही बात सराउंडिंग की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमको अभी बताया गया था कि एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। एंड अगर सिस्टम एंड इफ एंट्रोपी चेंज सिस्टम का लिया जाएगा तो वो सराउंडिंग में का साइन जो है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट। इसलिए हम इसको किस में लेंगे बेटा, नेगेटिव साइन में लेंगे। ऑल्सो बेटा Q किसके बराबर होता है, एंथैल्पी चेंज के। देयरफॉर ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का बेटा कितना आ जाएगा, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, ये साइन अभी नहीं आएगा, ये सिर्फ एंथैल्पी चेंज आएगा। हम पीछे की रिएक्शन में जाके रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज देख रहे हैं कितना है, डेल्टा H। ये रहा एंथैल्पी चेंज, -1648 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, -1648। तो ये कितना आ जाएगा, -1648 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर बेटा कितना है, 298 केल्विन। तो ये कितना आ गया, 1648 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 298 केल्विन। तो आप देख सकते हैं एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और ये जो वैल्यू हमें दे रखी है इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं, 1648,000 डिवाइडेड बाय 298, तो ये आ रहा है 5530 अप्रोक्सीमेटली। ये आ रहा है 5530 जूल। जूल। इस वैल्यू को हम यहां पे प्लेस कर देते हैं, 5530 जूल, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 549.4। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है 4981 जूल के आसपास। सिंस एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का इज पॉजिटिव, इस वजह से बेटा ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो ऑल आई वांट टू से इज कि सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देखकर आप जज नहीं करेंगे कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने भी हमसे यही पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है पर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्यों है?
क्योंकि बेटा इस सिस्टम के लिए, इस पूरे रिएक्शन के बाद यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, इस पूरी रिएक्शन को करने के बाद, इस पूरे सिस्टम को करने के बाद जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो ये जरा कॉपी कर लो, ये है एग्जाम्पल नंबर 10। कर लो फटाफट कॉपी इसको। तो ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया एग्जाम्पल 10 और नेक्स्ट कहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है। आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, लेकिन उसके एंट्रोपी चेंज की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं बढ़ रही, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? अब देखो, दो गैसेस का एग्जांपल ले लो जो अलग अलग कंटेनर के अंदर है, तो वो दोनों आइसोलेटेड है, दोनों एक दूसरे से अलग है क्योंकि बीच में क्या है? पार्टीशन। लेकिन जैसे ही आप पार्टीशन रिमूव कर देंगे वो मिक्स होनी शुरू हो जाएगी, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज वही रहा, उसमें कोई भी नहीं आया, मतलब कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। लेकिन जब वो मिक्स होंगी तो उनकी मूवमेंट, डिसऑर्डर, रैंडमनेस वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसका अगला टॉपिक जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज गिब्स एनर्जी, राइट। तो कॉपी कर लो इसको फटाफट। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो आपको टॉपिक या चैप्टर से लेके रिलेटेड, तो आप मुझे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे, इन चैप्टर्स के भी, पहले के चैप्टर्स के भी और नए चैप्टर्स के भी। थर्मोडायनामिक्स इतना आसान चैप्टर नहीं है, आपको इसको अच्छे से गो थ्रू करना होगा, आपको इसको सेल्फ स्टडी में भी इसमें टाइम स्पेंड करना होगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। Till then, take care, study hard. Bye bye from School of Science.